नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 3 दिन के सम्मेलन में भारत को सेमीकंडक्टर का वैश्विक केंद्र बनाने पर होगी चर्चा। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन जारी। अनिल विज समेत भाजपा के 25 नेता आज पर्चा करेंगे दाखिल। आप ने 11 उम्मीदवारों की एक और सूची की जारी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 6 आरोपियों की राउत एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। सीबीआई की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने भेजा था समन। अमेरिका में कमला हैरिस और ट्रंप के बीच हुई तीखी प्रेसिडेंशियल डिबेट। कमला ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर साधा निशाना, वहीं ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कमला के पास कोई आर्थिक योजना का प्लान नहीं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत का मुकाबला मलेशिया से आज। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब रुक करते हैं इन सभी खबरों का विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं कुछ ही देर में। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और इस सम्मेलन में और नीति का प्रदर्शन तो होगा ही, जो कि भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की सोच पर आधारित है। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं और 150 वक्ता भाग लेने वाले हैं। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 11 सितंबर को सुबह 10:30 पर मैं सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करूंगा। भारत सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया का एक बड़ा केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है और सेमीकॉन इंडिया इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। इस वर्ष का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस विजन के अनुरूप सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। We have more than 250 companies which are participating from the semiconductor side, and they are coming from 24 different countries. And they includes all the parts of the supply chain, be it equipment, be it raw material, be it display, be it fab. All the components of the ecosystem are covered under this event. 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी और सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों, विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है और इसके माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। India is embarking on a transformative journey to become a global hub for semiconductor manufacturing through the India Semiconductor Mission. Under this mission, the government has announced plans to support semiconductor manufacturing plants known as fabs as well as design companies. The focus is to create a complete ecosystem all the way from design, fabrication, testing and packaging. The state of Gujarat has taken lead with the establishment of the semiconductor fabrication unit in Dholera Special Investment Region. यह मौका होगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने का। सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देने की थीम पर आधारित यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेमी और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के समर्थन से देश के बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रदर्शित करेगा।
इसके अतिरिक्त मेजबान राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं, जो सेमीकंडक्टर में निवेश आकर्षित करने और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शित करने के लिए उद्योग के अनुकूल नीतियों के साथ अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की ओर से नामांकन का काम जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन कल तक भरे जाएंगे। इसके लिए सभी दलों के प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं कंवरपाल गुर्जर जगाधारी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जेपी दलाल लोहारू से, ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला विधानसभा से और ओम प्रकाश धनखड़ बादली से नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा की तरफ से आज कुल 25 नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौलाना फतेहाबाद, कलनौर और बादली विधानसभाओं में से प्रत्याशियों के नामांकन करवाने के साथ जनसभा के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बड़े नेता रहेंगे मौजूद। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट आज जुलाना विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। विनेश फोगाट के साथ नामांकन दाखिल करने के समय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनीपत से लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी 11 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। तीसरी लिस्ट के साथ आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आप ने हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुसखानी को टिकट दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और इसके अलावा इस सूची में रादौर से भीम सिंह राठी, नीलेखेड़ी से अमर सिंह, इस्वाना से अमित कुमार, राय से राजेश सरोहा, खरखौदा से मंजीत फरमाना को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं कलनौर से नरेश बागरी, झज्जर से महेंद्र दहिया, अटेली से सुनील राव, रेवाड़ी से सतीश यादव और हथीन से कर्नल राजेंद्र रावत को भी उम्मीदवार घोषित किया गया। इससे पहले आप पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। आम आदमी पार्टी ने अब तक 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन पर आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, आइए सुनते हैं। Distinguished dignitaries, scientists and innovators, industry leaders and my dear friends, I send my warm greetings to all of you. It is a pleasure to welcome you to the second International Conference on Green Hydrogen. Friends, the world is going through a crucial transformation. There is a growing realization that climate change is not just a matter of the future. The impact of climate change is being felt here and now. The time for action is also here and now. Energy transition and sustainability have become central to global policy discourse. Friends, India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030.
India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. We are also looking at new and innovative areas. This is where green hydrogen comes into the picture. Friends, green hydrogen is emerging as a promising addition to the world's energy landscape. It can help in decarbonizing industries that are difficult to electrify. Refineries, fertilizers, steel, heavy-duty transportation, many such sectors will benefit. Green hydrogen can also act as a storage solution for surplus renewable energy. India has already launched the National Green Hydrogen Mission in 2023. We want to make India a global hub for the production, utilization, and export of green hydrogen. The National Green Hydrogen Mission is giving an impetus to innovation, infrastructure, industry, and investment. We are investing in cutting-edge research and development. Partnerships between industry and academia are being formed. Startups and entrepreneurs who are working in this domain are being encouraged. There is also a great potential for a green jobs ecosystem to develop. To enable this, we are also working on skill development for our youth in this sector. Friends, climate change and energy transition are global concerns. Our answers also need to be global in nature. International partnership is critical for promoting green hydrogen impact on decarbonization. Scaling up production, minimizing costs, and building infrastructure can happen faster through cooperation. We also need to jointly invest in research and innovation to push technology further. In September 2023, the G20 summit happened in India. In this summit, there was a special focus on green hydrogen. The New Delhi G20 Leaders Declaration adopted 5 high-level voluntary principles on hydrogen. These principles are helping us in the creation of unified roadmap. All of us must remember the decisions we make now will decide the life of our future generations. Friends, in such a crucial sector, it is important for domain experts to lead the way and work together. Particularly, I urge the global scientific community to come together to explore various aspects. Scientists and innovators can suggest changes in public policy to help the green hydrogen sector. There are also many questions that the scientific community can look into. Can we improve the efficiency of electrolyzers and other components in green hydrogen production? Can we explore the use of seawater and municipal wastewater for production? How can we enable the use of green hydrogen in public transport, shipping, and inland waterways? Exploring such topics together
will greatly help green energy transition across the world. I am confident that this conference will help the exchange of many ideas on such issues. Friends, humanity has faced many challenges in the past. Each time, we overcame adversities through solutions that were collective and innovative. In the same spirit of the collective and innovative action that will guide us towards a sustainable future. We can achieve anything when we are together. Let us work to accelerate the development and deployment of green hydrogen. Once again, I send my best wishes to everyone involved in the second International Conference on Green Hydrogen. Thank you. Thank you very much. तो आप सुन रहे थे ग्रीन हाइड्रोजन पर प्रधानमंत्री का ये संबोधन, जहां पर उन्होंने कहा कि किस तरह से ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है, खास तौर पर पर्यावरण की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है उसकी हमें याद दिलाती है। जिस तरह से मिशन लाइफ को लेकर आज जो तमाम पश्चिमी देश हैं वो भारत को सॉल्यूशन प्रोवाइडर और फैसिलिटेटर के तौर पर देखते हैं, और उस लिहाज से माँ भारती के लिए हमारा जो योगदान है वो बहुत अहम रूप से याद किया जाता है। G20 में जब हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, तमाम प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला देश भारत रहा, और इसमें ग्लोबल साउथ को किस तरह से अग्रणी भूमिका निभानी है और भारत उसका नेतृत्व करता है, और कैसे जो विकासशील देश हैं वो एक साथ आगे आएंगे। क्योंकि G20 के मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि खाली जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जिक्र करते हैं, उसमें पर्यावरण के प्रति हम किस तरह के नए सॉल्यूशंस को लेकर, नए इनोवेशंस को लेकर आगे आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप जुड़ रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद खड़गे आज दोपहर 3:30 बजे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खड़गे अपने दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से मिलकर चुनाव की तैयारियों और क्षेत्र में पार्टी के काम की समीक्षा भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे, और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। देश भर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को चलाया जा रहा है। सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ सदस्य का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ को हर एक घर में दस्तक देकर आम जन से पार्टी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बताएं कि आज से 17 सितंबर तक पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान चलने वाला है। प्रदेश के 27,600 से अधिक शक्ति केंद्रों के सहयोगियों की भी इस अभियान में जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। आरक्षण पर अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए बयान पर सियासी घमासान जारी है। बसपा प्रमुख मायावती ने लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने आरक्षण पर राहुल गांधी को जो सफाई दी गई है उसको गलत बयानी बताते हुए कहा कि ये बातें गुमराह करने के लिए की जा रही हैं। इससे पहले मायावती ने मंगलवार को भी आरक्षण मामले पर राहुल गांधी पर वो हमलावर नजर आई। मायावती ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब ये सफाई देना कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्ट तय गुमराह करने वाली गलत बयानबाजी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास नहीं होने दिया। इसका ये प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में ये कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने ना तो OBC आरक्षण लागू किया, ना ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू
किया गया। मायावती ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती तो वो इन उपेक्षित SC ST OBC वर्गों के वोट के स्वार्थ के खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार काम करती है। ये लोग इनके षड्यंत्र से सजग रहें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली के मस्जिद में अवैध निर्माण का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर स्थानीय और हिंदू संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी। आपको बताएं कि अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कोर्ट में भी मामला चल रहा है और इस पर 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। मामले में कोर्ट में 6 अन्य आरोपियों को भी समन भेजा। इनमें सीएम केजरीवाल के अलावा दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर, पी सारथ रेड्डी शामिल हैं। सीबीआई द्वारा चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को भी समन भेजा था। इससे पहले 3 सितंबर को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को जमानत दे दी। मामले में सीबीआई की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आरोपियों पर आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत होने की बात कही है। खबर यूपी के बहराइच से, जहां भेड़िए की दहशत बनी हुई है। एक बार फिर भेड़िए ने महसी इलाके में हमला बोला। इस हमले में 11 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। भेड़िए ने बच्चे की गर्दन पर वार किया। हालांकि बच्ची जोर से चिल्लाई, जिसके बाद भेड़िया भाग खड़ा हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिछले करीब 52 दिनों में अभियान में वन विभाग ने अब तक झुंड के 5 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। साहब हमारे बिटिया माता बिटिया सोता है घर में, तो घर में से साहब उठाए लगेगा, तो साहब जब चिल्लाए बिटिया तब हम दौड़े बिटिया छीने लगे। तब सब गांव भर दौड़े साहब, तब हमारी बिटिया छोड़ाई बहनी है। अभी देख घाटी लाग है और यू लाग है, छत तब लाग है। इस केस का एनिमल बाइट का केस था। एंटीरियर एस्पेक्ट्स पे सुपरफिशियल लेसरेटेड वुंड थे, जिसको नोट करके और ट्रीटमेंट दिया गया। और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे भी लेसरेटेड वुंड थे, जिसका ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बहराइच में भेड़िए को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बहराइच के महसी तहसील के 50 से अधिक गाँव में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों को पकड़ने का काम जारी है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जिस 11 साल की लड़की पर भेड़िए ने हमला किया, उस जगह की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। देखिए, ये ग्राम सभा मैकू का पुरवा का गड़रियन का पुरवा गांव है। यही घर है जहां से बच्ची को अभी थोड़ी देर पहले भेड़िया उठा कर ले गया था। गांव के लोग अगर न बचाते तो शायद आज उसका समय समाप्त हो जाता। यहां से बच्ची को उठा करके खरिंजा पर लेकर के आया और ये जब लोग गांव के लोग दौड़े तो यहाँ बच्ची को छोड़कर भागा। उसके बाद दोबारा फिर उसने प्रयास किया कि किसी भी तरीके से उस बच्ची को यहाँ से उठा ले, लेकिन गांव के लोगों के कारण ये संभव नहीं हो पाए। बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जो गरीब लोगों के सामने, जिनके कारण ये सब चुनौतियां पेश आ रही हैं। ये घर है लेकिन इसमें दरवाजा नहीं रहे। हो सकता है कि किसी योजना के माध्यम से चीजें बनी हो, लेकिन अभी तक इन घरों में दरवाजा नहीं लगा है। कई जगहों पर दरवाजे लगाए गए हैं, लेकिन अभी इस घर में दरवाजा नहीं लग पाया है। तो चुनौतियां बहुत हैं। लगातार प्रशासन, शासन और जो बाकी एजेंसियां हैं वो भी प्रयास कर रही हैं कि घटनाएं किसी तरह रुकें, लेकिन अभी तक की जो चुनौतियां वो ये हैं कि अभी तक घटना नहीं रुकी। एक जो भेड़िया बचा है, बता रहे हैं गांव के किनारे पहले एक कुत्ते को उसने पकड़ा, उसके बाद इस बेटी को उठा करके गया, तो किसी तरीके से गांव वाले लोगों ने बचा लिया। उसका CSC में ट्रीटमेंट होने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये भेड़िया पकड़ा जाएगा और ये जो ग्राम सभा के गाँव के लोगों के सामने जो चुनौतियाँ हैं वो समाप्त होंगी। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज, बहराइच। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को सीज किया। आपको बताएं कि हॉस्पिटल बगैर रजिस्ट्रेशन के अवैध तरीके से चल रहा था। मामला दुल्लहलपुर थाना क्षेत्र के जीवनदीप हॉस्पिटल का है, जहां 7 अक्टूबर को हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हुई। नवजात की मौत के बाद
पीड़ित परिजनों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से इलाज में लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जहां हॉस्पिटल अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। हम लोग जाके उस हॉस्पिटल में देखा गया कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं, मगर वो पता चला कि वो बिना रजिस्ट्रेशन का ही हॉस्पिटल चल रहा था। तो वहाँ कोई भी वो मानक के अनुसार नहीं था, ना रजिस्ट्रेशन था, ना कोई स्टाफ था, ना कोई नर्स थी, ना डॉक्टर थे। इसलिए हम लोग को विभागीय कार्यवाही करनी पड़ी, जिसके सीज किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय के 100 दिन की उपलब्धियों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा आज विभिन्न पहलों पोर्टल्स का शुभारंभ होने वाला है। इस अवसर पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इन पोर्टल्स में राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन NEVA 2.0, NEVA मोबाइल एप्लीकेशन संस्करण 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली NYEPS पोर्टल 2.0 शामिल है। इसके अलावा मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की एक नई योजना भी शुरू कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है, विविध विचारों के प्रति सहिष्णुता विकसित करना, अनुशासन की स्वस्थ आदतों का समावेश करना, EMRS के बीच हर वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को संसद और संसदीय संस्थानों के कामकाज से अवगत कराना है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही अगले 4 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में लगातार भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन सबके बीच आज सुबह से ही राजधानी समेत पूरे NCR इलाके में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। दिल्ली, नोएडा समेत कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई तो कहीं पर अभी भी जारी है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अक्षरधाम मंदिर के पास भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तेलंगाना में गोदावरी नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों ने भदाद्री कोठागुडेम जिले में बाढ़ की चेतावनी जारी की। ये जलस्तर 48 फीट को पार कर गया। जिला अधिकारियों ने बताया कि नदी में जल का प्रवाह 11.82 क्यूब प्रति सेकंड दर्ज किया गया। जिलाधिकारी जितेश बी पाटिल ने बताया कि गोदावरी का जलस्तर अधिक बढ़ा क्योंकि बारिश के कारण उसकी सहायक नदियों तालीपेरू, सबरी, इंद्रावती से भी भारी प्रवाह हो रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोदावरी नदी के बांधों का निरीक्षण किया। गोदावरी की रौद्रता को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है और किसी को भी नदी के निकट जाने से मना किया गया है। स्थानीय निवासियों को राहत केंद्रों में भेजा जा रहा है। तेलंगाना में बाढ़ और भारी बारिश से हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम IMST आज राज्य का दौरा करेगी। गृह मंत्रालय ने 6 अधिकारियों के साथ IMST का गठन किया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की सलाहकार कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह टीम की अगुवाई करने वाले हैं। वहीं टीम के अन्य सदस्य हैं कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव शांतिनाथ शिवप्पा कागी, वित्त मंत्रालय के उप निदेशक महेश कुमार, सड़क परिवहन और राजमार्ग के अधीक्षण अभियंता SK खुशवाहा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव T नील खानसम और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के NRSC वैज्ञानिक शशि वर्धन रेड्डी शामिल हैं। ये टीम तेलंगाना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों, राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाली है। राज्य में बाढ़ और भारी बारिश से अब तक करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है और 5,000 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पयावुला केशव ने बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा करने के लिए कल नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की और उन्हें एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बाढ़ की वजह से छोटे व्यवसायों, मध्यम वर्ग और स्वरोजगार पेशेवरों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। वित्त मंत्री P केशव ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए ऋण भुगतान स्थगित करने, ब्याज दरें कम करने की मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के विचार से भी वित्त मंत्री सीतारमण को अवगत कराया। वित्त मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय दल पहले से ही स्थिति का आकलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। वक्त एक ब्रेक का है।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। काशी स्थित वसंत महिला विश्वविद्यालय में वर्षा मंगल उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना पर छात्राओं ने प्रस्तुति के साथ वो वर्षा का स्वागत कर रहे हैं। वसंत महिला महाविद्यालय की छात्राओं और शिक्षिकाओं में से लेकर बेहद उत्साह है। कार्यक्रम का आरंभ जो था वो 60 छात्राओं के समूह ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य यात्रा निकाल कर किया। इस कार्यक्रम में काशी के बड़े कलाकारों ने भी छात्राओं को आशीर्वाद दिया है। वर्षा मंगल ये बसंता कॉलेज जो फॉर वुमेन जो है उसमें इसका आयोजन है। सारी छात्राएं सजी हुई हैं, पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर रही हैं और आगमन कर रही हैं वर्षा मंगल के लिए। क्या है ये वर्षा मंगल जिसका आयोजन आप लोग कर रहे हैं? वर्षा मंगल वास्तव में वसंत महिला महाविद्यालय की दशकों पुरानी परंपरा है। इसकी शुरुआत मूलतः रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में 1928 में किया था, जहां उन्होंने वर्षा मंगल नामक जो उनकी कविता का संकलन है उसी की कुछ कविताओं को छात्राएं नृत्य नाट्य रूपांतरण के माध्यम से वर्षा का आगमन, वर्षा का स्वागत किया जाता है। शांति निकेतन की इसी परंपरा को महाविद्यालय ने आत्मसात किया, क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर भी प्रकृति प्रेमी और हमारे महाविद्यालय के संस्थापक जिद्द कृष्णमूर्ति जी भी प्रकृति से स्नेह रखते हैं। और उसी परंपरा को हमने भी निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष वर्षा मंगल कार्यक्रम के तहत छात्राएं रविंद्र संगीत पर नृत्य प्रस्तुत करते हुए वर्षा का स्वागत करती हैं। नृत्य प्रस्तुतिकरण का अंत होता है पौधारोपण के साथ, जिसके तहत हम वृक्षारोपण का संदेश देते हैं। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री भी एक आह्वान किए हैं, एक पौधा माँ के नाम। वो इस विश्व महाविद्यालय में, चूंकि प्रकृति की गोद में है, गंगा के किनारे है, ये कुछ छात्राएं हैं। ये वर्षा मंगल में कैसी अनुभूति आपको हो रही है पार्टिसिपेट करने? हम लोग इस कॉलेज के वॉलंटियर्स थे, तो हम लोगों ने इन लोगों को तैयार किया था, इन लोगों की हेल्प की थी और इन लोगों को डांस भी सिखाया था, ये सारे बच्चों ने। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है वर्षा मंगल करके। लास्ट ईयर हम लोगों ने परफॉर्म भी किया था खुद ये डांस, तो इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप क्या बोलोगे? आप लोगों ने चूंकि इसमें अपना योगदान दिया है, कैसा है वर्षा मंगल और कितना प्रकृति के करीब? वर्षा मंगल हमारा पूरा नेचर से रिलेटेड है। यहाँ तक कि हमारे प्रोसेशन की स्टार्टिंग में भी नेचर के 5 तत्वों से रिलेटेड लड़कियाँ खड़ी की गई हैं, ताकि उनके तरफ हम सिग्निफिकेंस दे पाएँ। एंड अभी मौसम भी आप देखिए, एकदम बारिश वाला मौसम हो रखा है। वर्षा मंगल बहुत हमारा अच्छे से हो रहा है, मौसम भी सपोर्ट कर रहा है। सितार के साथ हैं ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या कहेंगी? हम लोग भी कजरी में पार्टिसिपेट किए हैं। वर्षा मंगल पश्चिम बंगाल में कजरी, काशी और इसके आसपास के क्षेत्र में, साथ ही पौधारोपण भी, चूँकि बरसात जब शुरू होती है तो हर तरफ हरियाली, और पौधा जब रोपण करते हैं तो उसके विकसित होने के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। खबर उत्तराखंड से, जहां के बागेश्वर जिले में पोषण महीने के तहत बाल विकास विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय मंडलसेरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को पोषण की ज़रूरत और उसकी महत्वता के बारे में जानकारी दी गई। पेश है खास रिपोर्ट। पोषण माह के तहत उत्तराखंड के तमाम जिलों में बाल विकास विभाग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बागेश्वर जिले में पोषण माह के तहत बाल विकास विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय मंडलसेरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को पोषण की जरूरत और उसकी महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मेहंदी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। हमें कुपोषण की जो दर बच्चों में पाई जाती है वो कम करने में काफ़ी सहायक होता है। जैसे हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, स्थानीय फल सब्जियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। उसमें दालें होती हैं, फल होते हैं,
और सब्जियां होती हैं, जिसे अधिक मात्रा में हमें लेना चाहिए। कार्यक्रम में लोगों को जंक फूड से बचने की सलाह के साथ ही पोषण युक्त भोजन के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण माह के उद्देश्यों के प्रति भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि बाल विकास विभाग की योजनाओं से उन्हें काफी लाभ हुआ है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र मंडल सेरा में पंजीकृत हूँ। नवे मंथ प्रेगनेंसी की है, तो मैं यहाँ पंजीकृत हूँ। तो मुझे यहाँ हाल ही में मेरी गोद भराई भी की गई है आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा, और लगने वाले में हर महीने में जो टीके लगते हैं उसके बारे में बताया गया है, और स्वास्थ्य की जानकारी भी यहाँ दी जाती है। और जो राशन मिलता है आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा वो भी हमें हर महीने दिया जाता है। यहाँ पर मेरा बच्चा भी अभी पढ़ रहा है। जब मैं गर्भवती थी तो उस टाइम पे यहाँ पर मेरी गोद भराई भी की गई, और साथ ही मेरे को स्वास्थ्य की जांच भी की गई, और मुझे टीकों के बारे में बताया गया, और साथ में टीके भी लगवाए गए। और मुझे THR के द्वारा अभी हमारे बच्चों को जो 3 महीने में प्रत्येक 3 महीने में जो राशन मिलता है वो भी मुझे प्राप्त है। और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मुझे 5,000 की धनराशि भी प्राप्त हुई थी। पोषण माह के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमें भी बुलाया गया। बहुत सारे कार्यक्रम हुए और हमें इसके बारे में बहुत सारी विविध जानकारियाँ भी दी गई, जिसमें हमें बताया कि हमारे लिए पोषक तत्व, पोषण आहार ये सब बहुत आवश्यक होते हैं। हमें फास्ट फूड कम उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सब का निश्चित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इस बार पोषण माह को सरकार द्वारा सशक्त नारी की थीम पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत महिलाओं को पोषण की जरूरत और उसकी अहमियत को लेकर जानकारी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बात करते हैं गुजरात की गिफ्ट सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में जो नए मानक स्थापित कर रही है उसके बारे में। ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम से लैस ये शहर ग्रीन सिटी के थीम पर आधारित है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गिफ्ट सिटी का दौरा किया, साथ ही अत्याधुनिक और उन्नत प्रणाली के बारे में जानकारी ली। पेश है हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में साबरमती नदी के तट पर स्थित गिफ्ट सिटी आधुनिक भारत का प्रतिबिंब है। एक ऐसा भारत जिसका आधार नवाचार है और अत्याधुनिक संरचना जिसकी पहचान है। इसकी ही वानगी का एक नायाब नमूना है गुजरात की गिफ्ट सिटी। हरित वित्त पोषण पर आधारित ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम से लैस है, जो पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकता के विकास की बेजोड़ मिसाल है। ये देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गिफ्ट सिटी का दौरा किया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी में जो है, उधर से काम करना एक अपने आप में एक गर्व की बात है। इरेडा को ये आज लेटर मिला है। मुझे पूरा विश्वास है इस IFSC में इरेडा एक न्यू हाइट पर पहुंचेंगी, और इसके लिए, और जहां तक गिफ्ट सिटी है, मैं पहली बार आया हूं। गिफ्ट सिटी का कंसेप्ट ही तो एक तरह बहुत ही अनइमेजिनेबल है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी गिफ्ट सिटी को विश्व में ग्रीन फाइनेंशियल हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके तहत IREDA ने गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक नई कंपनी को शामिल किया है। ये पहल अक्षय ऊर्जा निवेश के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देगी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के ये पहले ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए नए दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। गिफ्ट सिटी आने वाले समय में भारत के प्रदूषण से मुक्त भविष्य की यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। गिफ्ट सिटी एक SEZ है और इसे कमर्शियल, फाइनेंशियल और रेसिडेंशियल की तर्ज पर बनाया गया है। इसे एयरपोर्ट, हाईवे और मेट्रो से कनेक्टिविटी भी दी गई है। PM मोदी ने 2017 में इसकी नींव रखी थी। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH की देगी मिर्च,
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं इस वक्त के सबसे बड़े हॉट टॉपिक की, जो कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ उसके बारे में, जहां डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। डिबेट में इकोनॉमी, इमिग्रेशन, एबॉर्शन लॉ और 2020 के चुनाव में अपनी हार स्वीकार करने से ट्रंप के इनकार के साथ फॉरेन पॉलिसी जैसे जो मुद्दे हैं वो हावी होते हुए दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। खास तौर पर हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है तो इसी तरह के मुख्य तर्क दिए जाते हैं। नस्ल के मुद्दे पर निशाना साधा गया। कमला हैरिस ने जो सवाल किया है और साथ ही साथ यूक्रेन रूस मुद्दे पर भी दो टूक सुनाई दी, जहां कमला हैरिस ने ट्रंप राष्ट्रपति रहते तो पुतिन आज यूक्रेन में होते और इस तरह की बयानबाजी की गई है। कमला हैरिस ने यह भी कहा रूस यूक्रेन युद्ध पर कि अमेरिका के सहयोग की वजह से आज यूक्रेन आज़ाद मुल्क की तरह खड़ा हुआ है। ट्रंप से ये सवाल कमला हैरिस द्वारा पूछा गया कि कैसे रुकेगी इजराइल और हमास की जंग, जिस पर साफ तौर पर ट्रंप ने कहा कि 2 साल का वक्त लगेगा। 2 स्टेट का जो समझौता है उसको लेकर सुरक्षित इजराइल चाहते हैं और इस पर साफ तौर पर ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू से नफरत करती है कमला हैरिस। वहीं कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप अगर चुनाव जीतते हैं तो अबॉर्शन लॉ पर बैन लगाएंगे, क्योंकि अबॉर्शन लॉ को लेकर काफ़ी कट्टरपंथी बयानबाजी की है ट्रंप ने, लेकिन ये भी कहा कि मैं अबॉर्शन को बैन नहीं करूंगा, जिसकी वजह से कमला हैरिस ने कहा कि इस लॉ को अगर वो चेंज करते हैं तो गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होगी। जहां अर्थव्यवस्था की बात आती है, जिससे जूझ रहा है अमेरिका, इसलिए रेट कट नहीं हो पा रहा, उसको लेकर साफ तौर पर कमला हैरिस ने कहा कि बेरोजगारी की जब बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डेटा की जब बात आती है, तो अमेरिका के आंकड़े जो हैं वो सुखद नहीं है और इसको लेकर कोई प्लान ट्रंप के पास नहीं है। तो ये तमाम जो बड़े सवाल हैं वो इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में किए गए हैं और इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में उन तमाम मुद्दों को उठाया गया दोनों ही प्रतिद्वंदियों के द्वारा जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें इकोनॉमी को लेकर खास 2 स्टेट का जो फॉर्मूला है, अबॉर्शन लॉ है और साथ ही साथ कैसे जो इजराइल और हमास के युद्ध को रोकने की बात है उस पर भी दो टूक करते हुए नजर आए दोनों नेता। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पश्चिम की, जहां रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें देने के लिए ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान ने भी इस प्रतिबंध पर कार्रवाई करने की धमकी दी है। वहीं यूक्रेन ने यह भी कहा कि अगर रूस ने हमला करने के लिए ईरान द्वारा आपूर्ति की गई बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया तो ईरान के साथ संबंध सारे तोड़ दिए जाएंगे। उसके साथ ही यूक्रेन ने कहा कि ईरान द्वारा रूस को मिसाइलों की आपूर्ति अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी के संसद के सदस्यों के साथ मुलाकात की और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित बैठक में विदेश मामलों की सुरक्षा नीति विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ बदलती वैश्विक व्यवस्था और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर गहन मंथन किया। इसके साथ ही जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक से मुलाकात की। इस दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति, विशेष रूप से गाजा संघर्ष, इसके प्रभावों सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने व्यापार, रक्षा, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए शांति संदेश के लिए आज प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया। शिकागो में साल 1893 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने एकता, शांति और भाईचारे का संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उनका संदेश लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज ही के दिन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना प्रतिष्ठित भाषण दिया था। उन्होंने दुनिया को भारत की एकता, शांति, भाईचारे के सदियों पुराने संदेश से परिचित करवाया। हमें एकजुटता और सद्भाव की शक्ति को याद दिलाते हुए उनके शब्द पीढ़ियों तक प्रेरित करते रहेंगे। खबरें खेल जगत से। चीन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना मलेशिया से। इस टूर्नामेंट में भारत अब तक खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल कर चुका है। प्रतियोगिता के पहले मैच में भारत ने चीन को 3-0 के अंतर से हराकर अभियान की शुरुआत कर शानदार अंदाज में किया और इसके बाद दूसरे मैच में भारत ने जापान को 5-1 से शिकस्त देने में सफलता हासिल की। भारत आज मलेशिया के खिलाफ जीत की हैट्रिक के इरादे से मैदान पर उतरेगा।
पेरिस पैरालंपिक में आर्मलेस तीरंदाज शीतल देवी अपने प्रदर्शन से सुर्खियों में रहीं। शीतल ने राकेश के साथ मिलकर मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। शीतल पैरालंपिक में पदक जीतने को बड़ी उपलब्धि बता रही हैं। साथ ही शीतल स्वर्ण पदक नहीं जीत पाने से थोड़ा निराश नजर आई। भारत वापसी आने पर शीतल और उनके कोच कुलदीप से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। शीतल ने इतिहास रचा है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है आर्चरी में पैरालंपिक्स में। शीतल, एक बड़ी अचीवमेंट है, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, पैरा एशियंस में गोल्ड मेडल जीता था, तो एक इस मंच पे मेडल जीतना कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? बहुत बड़ी बात है, ये सब ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट होता है, यहाँ पे मेडल जीतना बहुत मायने करता है। मैंने एशियन गेम्स में भी मेडल जीता था, गोल्ड जीता था और यहाँ पे भी मैंने ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड नहीं जीत पाए, शायद कुछ कमियाँ रह गई हो, या अपना तो हमने बहुत बेस्ट किया था, अच्छा किया था हमने, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हम अपने देश के लिए गोल्ड लेके आएँ। तो नेक्स्ट टाइम गोल्ड जीतने की नज़र है हमारे खिलाड़ी शीतल की। कुलदीप जी, उनका कोच भी हमारे साथ है। सर, शीतल का नाम पूरी दुनिया में है, जिस तरह से वो आर्चरी करती हैं, एक मिसाल है, तो क्या विशेषता है शीतल की जो इनको एक चैंपियन आर्चर बनाती है? सर देखो, शीतल की विशेषता सबके सामने है कि वो लड़की विश्व की पहली एक ऐसी आर्मलेस तीरंदाज है, और वो इतने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से खेलती है, क्योंकि 3 साल के एक मतलब छोटे से ड्यूरेशन के दौरान उसने काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए और एशियन गेम में मेडलों की हैट्रिक लगा दिया। और इसके बाद में आपने जो सबसे बड़ा एक महाकुंभ है जो पैरालंपिक है, वहाँ पे इसने ब्रॉन्ज मेडल लेकर के इतिहास रच दिया। तो सर इससे, और छोटे से ही समय में इसने अर्जुन अवार्ड ले लिया, तो इससे बड़ा उपलब्धि और क्या कहेंगे आप? हमारे साथ जो फॉर्मर हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ऑफ फॉर्मर ओलंपियन संजीवा जी भी हैं। सर, क्या वजह मानते हैं जो भारतीय आर्चरी की जो लगातार वृद्धि हो रही है, शीतल एक बहुत ही कम ड्यूरेशन में मेडल जीत रही है बड़े मंच पे, तो बेसिक वजह क्या मानती है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय तीरंदाजी संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने बहुत सारे सेंटर्स खोले। हम लोग ने माता वैष्णो देवी के वहाँ पे जो एक सेंटर खोला है, जहाँ पे पैरा में अभिलाषा और कुलदीप कोच करते हैं। उनके वजह से 3 खिलाड़ी निकल के आए, सरिता निकली, शीतल निकली, राकेश निकला। तो वैसे सेंटर जो खोला है भारत सरकार ने, और जो हमारे जो भारतीय खेल प्राधिकरण भारतीय, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। प्लस इनके लिए वुमेन एनआरटी स्टार्ट हुए, इनके लिए वुमेन टूर्नामेंट्स अलग से स्पेशली स्टार्ट किए, और शीतल का और कुलदीप ने मिलकर इनको एबल में भी खिलाया। तो ऐसा नहीं है कि ये पैरा खेलते थे, ये अकेली लड़की है जो एबल को भी टक्कर दे रही है। तो उससे क्या हुआ, इसका जो झिझक था वो खुलता चला गया, तो उससे वजह से इसका परफॉर्मेंस और बढ़ता चला गया। तो दोनों मिलके एबल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी तो उम्मीद है कि कुलदीप और ये दोनों देखिएगा एबल टीम में भी घुस के, जैसे बाकी कंट्रीज खेल रही है, ये एबल टीम में आएगी और एबल टीम में जीतेगी। सरकार के सहयोग को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह की टॉप स्कीम है, लगातार फॉरेन एक्सपोजर मिलता है, फंड्स, इसको किस तरह से देखते हैं? कितनी मदद मिलती है? बहुत ज़्यादा मदद मिलती है गवर्नमेंट से, टॉप्स, GQ, सबसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है साई से, और इस सपोर्ट की वजह से हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद फ़ोन करते हैं, खुद कुलदीप को इनको फ़ोन करके शाबाशी दे। इससे बड़ा कि क्या होगा कि पूरा देश देखता है जब प्रधानमंत्री खुद फ़ोन करते हैं। तो देखते हैं, अगर प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ऑटोमेटिकली सभी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे मिनिस्ट्री हो चाहे कॉर्पोरेट्स हो, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यही एक कारण रहा है हमारे भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन का। कैमरा पर्सन मॉन्टी के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक में हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। तीरंदाजी में पहली बार खिलाड़ी ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले टोक्यो में हरविंदर ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इस तरह तीरंदाजी में 2 पदक जीतने वाले हरविंदर पहले भारतीय हैं। भारत वापसी आने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने उससे खास बात की, जिसमें हरविंदर ने अपने प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि उनका सपना पूरा हुआ। साथ ही हरविंदर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात भी कही है। क्या आपको कभी विचार आता है कि रेल के सफर के दौरान अगर आपका सामान छूट जाए तो क्या? और अब बात करते हैं रेल सुविधा से जुड़ी हुई, जो कि एक ऐसी सुविधा है जिसमें रोज़ाना लाखों लोग सफ़र करते हैं। उनकी यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए रेलवे, पुलिस फोर्स और रेलवे विभाग मिलकर कई अलग अलग ऑपरेशंस चलाकर लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। चलिए आज आपको उनकी अमानत और नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन से परिचित करवाते हैं, जो व्यक्ति के सामान के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए भी काम करता है। देखिए उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट।
क्या आपको कभी विचार आता है कि रेल के सफर के दौरान अगर आपका सामान छूट जाए तो क्या किया जाए? कैसे ये सामान आपको वापस मिलेगा? तो आपको बता दें कि रेलवे और आरपीएफ ऑपरेशन अमानत चला रहे हैं, जिससे कहीं भी आपका गुम हुआ सामान आपको वापस मिल सकेगा। रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों के हित में सदैव तत्पर रहता है। जो यात्री ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, यात्रा के दौरान अपना कुछ लगेज या कुछ सामान जो है वो ट्रेन में गलती से छूट जाता है, तो रेल सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अमानत करके एक ऑपरेशन हम लोग चलाते हैं। इस ऑपरेशन अमानत के तहत उस सामान को कलेक्ट किया जाता है और उस गंतव्य तक ट्रेन जो यात्री है उसे उस सामान को हम लोग सुरक्षित पहुंचाते हैं। 227 यात्रियों को जो पिछले 4 महीनों में हमने लगेज लौटाया है, उसकी अगर अनुमानित कीमत लगाई जाए तो ये लगभग 35 लाख रुपए की बनती है, जिसका इस कीमत का सामान हम यात्रियों को सकुशल लौटा चुके हैं। मोबाइल, लैपटॉप, गहने, पैसे इत्यादि कीमती चीज अगर रेल में गुम हो जाए तो हर व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है। रेलवे के प्रयासों से ऐसे ही कई यात्रियों के लाखों के सामान इस ऑपरेशन की मदद से लोगों को वापस मिल रहे हैं। लोग भी इससे काफी खुश हैं। मैं वंदे भारत से सफर कर रहा था सूरत से अहमदाबाद के लिए। एक बैग जो मेरी वाइफ के हाथ में था और जब हम यहाँ पे उतरे तो वो बैग गलती से मेरी वाइफ से वंदे भारत में ही ऊपर स्लैब पर रह गया। हम घर पहुंचे लगभग 11:15 बजे और आधा घंटे के बाद हम लोगों ने जब अपना सामान देखा तो वो बैग मुझे मिसिंग मिला। कि गूगल के अंदर में देखा कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, तो 139 करके मुझे एक नंबर मिला, उस पर मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद में रेल मदद का वो नंबर था। तो उन्होंने मेरी बात को सुना और फिर उन्होंने बोला कि हम 15 मिनट में आपको बताते हैं कि क्या पोजीशन है। 15 मिनट के पहले ही उनका कॉल आया मेरे पास कि आपका बैग मिल चुका है, लेकिन उसमें क्या क्या था उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया कि उसमें ये सामान है। फिर उन्होंने कहा कि आपका बैग मिल चुका है, अभी आरपीएफ की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। और उनके कॉल कटते ही, मैं कॉल करने वाला था लेकिन उससे पहले ही आरपीएफ का कॉल आ गया और उन्होंने बताया कि आपका बैग हमारे पास में है। और फिर सामान की पूछताछ हुई। उसके बाद उन्होंने बोला तुरंत आप मेरे पास आ जाइए, और लगभग रात के 12:30 बज रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला तुरंत हमारे पास आइए, अपना बैग ले लीजिए। सामान के बाद अब बात बच्चों की। अक्सर सफर के दौरान बच्चे गुम हो जाते हैं या कोई यूं गुमराह कर ले जाता है। आरपीएफ की टीम सतर्क रहकर नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन के साथ इन बच्चों की सुरक्षा में काम करती है। बदलते समय के साथ रेलवे भी विकास कर रहा है, जिसमें सुविधाओं के साथ साथ रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई जा रही है। लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट। कृष्ण प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा में राधा रानी के जन्मोत्सव के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी का विशेष महाअभिषेक किया गया। मथुरा में शाम के समय राधा रानी सोने की पालकी में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी और इस दौरान ब्रिज की महारानी राधा रानी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। जन्म के बाद श्रृंगार आरती कर राधा रानी सोना चांदी और हीरे जड़े पीले रंग की पोशाक धारण करेंगी। और जैसे कि हमने आपको बताया कि सेमिकॉन इंडिया 2024 आज शुरू हो रहा है, जिसमें कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे। वहाँ पर